हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप लोग पूरे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे वॉल्यूम 1 बुक का वॉल्यूम 2 का दोनों का प्लेलिस्ट है, साथ में उसमें खाके सीरीज का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 13 नंबर सेट जो है इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो इन्होंने यह 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया गया है या म्यांमार में आए भूकंप के बाद किया गया है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया है। देखिए, एक है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का संबंध जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए किया गया था, और एक है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त जो है इसका संबंध सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से बचाव के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है, NVS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो NVS-02 जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है GSLV F-15 से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुरु मायाधर राउत का निधन हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? तो गुरु मायाधर राउत जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये जुड़े हुए हैं ओडिसी से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है मायाधर राउत ये ओडिसी नर्तक हैं, कोरियोग्राफर और गुरु थे। इनका निधन जो है फरवरी 2025 में हुआ है। आप लोग देखिए, चर्चित व्यक्ति जो है जिनका निधन हो गया है उनको नाम याद रखना है, जैसे आचार्य सत्येंद्र दास यह राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। नवीन चावला यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लतिका कट्ट यह प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। तो साथ ही आप याद रखेंगे, क्षेत्र का भी नाम याद रखेंगे, जैसे मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे थे। ओसामू सुजुकी यह सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन थे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ये हरियाणा के पूर्व CM थे। उसके बाद एक थे पीटर हिग्स। तो पीटर हिग्स जो है यह ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी है, इनका भी निधन हो गया है। सुब्रमण्यम धारेश्वर, तो सुब्रमण्यम धारेश्वर जो है यह यक्षगान कलाकार थे, इनका भी नाम याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन का निधन हो गया है और यह जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है, और सूची 1 में जो है यह दिया हुआ है और सूची 2 में जगह का नाम, राज्य का नाम दिया हुआ है, सूची में उससे संबंधित तथ्य का बारे में दिया हुआ है। तो भारत के पहले लेखक गांव, तो भारत का पहला लेखक गांव यह उत्तराखंड में बना है। ऑप्शन 1 इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो हो जाएगा यह हो जाएगा नागपुर में, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो हो जाएगा यह मसाली गांव हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में है 1 2 4 3, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान है। तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान हो जाएगा 13वां। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें देखा जाए तो टॉप पे जो रहा है उड़ीसा रहा है। प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा है। साथ ही याद रखेंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं यह हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं, सुमन बेरी बोल सकते हैं, सुमन बेरी यह नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी की दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो बेरोजगारी दर जो है घट करके 3.2% हो गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से असत्य कथन का पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। पहला है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2024 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना यह भी 2024 में शुरू किया गया था। उसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री
कल्याण अन्न योजना जो है इसके अंतर्गत इसका शुरुआत जो है कोविड-19 के समय में 2020 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, तो यह गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वैभव सूर्यवंशी जो है यह समस्तीपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि आईपीएल नीलामी में खरीदे गए बिहार के अन्य भी खिलाड़ी हैं, जैसे मुकेश कुमार जो कि गोपालगंज जिले के हैं, आकाशदीप जो है रोहतास के हैं, अनुकूल रॉय या समस्तीपुर जिले के हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास जो है डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया है राजस्थान में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभ्यास जो है त्रिसेवा अभ्यास है, यानी जल, वायु और थल का है, और इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर समन्वय भविष्य की चुनौतियों से निपटना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में चर्चा में रही डीएसएलआई जो है आत्मकथा का संबंध किससे है? तो डीएसएलआई आत्मकथा का संबंध जो है यह कैलाश सत्यार्थी से है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार जो है भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत जो है जापान को पछाड़ करके चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, यह नीति आयोग के सीईओ के अनुसार है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यशोदा एआई अभियान जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, और इसका स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा इसका गठन किया गया था, और 1990 के प्रावधानों के तहत जो है 31 जनवरी 1992 को यह काम करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके पहले अध्यक्ष जो है जयंती पटनायक, और वर्तमान में देखेंगे कि वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? तो टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल बने हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो ऋषभ पंत जो है यह उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष जो हैं ये अजीत अगरकर हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये हो जाएगा दाहोद हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस परियोजना की आधारशिला 2022 में रखी गई थी, और इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितना रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? तो इसे किया गया है 2369 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमएसपी क्या होता है? यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है कुआलालंपुरम में किया गया है, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुरम, वहीं पे किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 2024 में बैठक जो हुआ था यह लाओस के वियंतियाने में किया गया था। साथ ही बात करेंगे कि इस सम्मेलन का थीम, तो इस सम्मेलन का थीम था समावेशिता और स्थिरता। वहीं बात करते हैं कि 14वीं ADMM यानी प्लस आतंकवादी रोधी बैठक 2025 यह नई दिल्ली में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसरो के द्वारा जो है 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथ ही आप लोग इसरो आया है तो इसरो के बारे में जानेंगे कि इसरो का स्थापना जो किया गया था यह किया गया था 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है कि 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई थी, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यह भी सही है। और भारत में जनहित याचिका लाने वाले यह पीएन भगवती हैं, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है, यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, जो कि गलत दिया हुआ है। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यह सही है। व्यक्ति की गरिमा, उसके बाद विधि के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन, यह जो है गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। यह हो जाएगी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार से नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले है निरोध एवं गिरफ्तारी के अधिकार से संरक्षण जो दिया गया है, अधिकार जो है यह अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। उसके बाद जो है शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के 1 में दिया हुआ है। उसके बाद है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार जो है यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 के बी में दिया हुआ है। उसके बाद जो है कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 के जी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 में ही है 2 3 1 4, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है। तो इसमें प्रतिषेध आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए, इसमें लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय, उसके बाद है पेयजल भी सम्मिलित है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी सम्मिलित है, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर की दोनों सम्मिलित है, और तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा यह भी सम्मिलित है। तो सभी जो हो जाएगा यह 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, टोटल 29 विषयों को शामिल किया गया है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। गलत को चूज करना है। पहले है 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खदान के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन है कि जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा। यह जो हो जाएगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था यह बिहार तक नहीं, यह पूरे देश तक होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए, 27 नंबर में है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो पंचायत समिति के प्रधान और प्रमुख का जो चुनाव होता है यह पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। पहले है उसे राज्य का विधानमंडल का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। यह सही है। उसके बाद है विधानसभा के चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। यह भी सही है। उसके बाद है वह विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। यह दिया हुआ है कि वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके पद वितरण कर सकता है। यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। देखिए ध्वनि जो हो जाएगा यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है। सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है। देखिए होलोग्राफी दिया हुआ है, जो होलोग्राफी का संबंध हो जाएगा यह डेनिस गैबर से हो जाएगा, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम कौन दिया था? फैराडे दिया था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। शीतलन का नियम, शीतलन का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है दाब का नियम पास्कल दिया था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 में ही है 3 1 4 2, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा का जो है एक तरफा परिवहन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊर्जा का जो संचरण होता है केवल एक ही दिशा में होता है, यानी उत्पादक से शाकाहारी की तरफ, शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ, और ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान, देखिए यदि कोई ग्रह सिकुड़ने लगेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ने लगेगा, ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम लाल प्रकाश के लिए हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, जबकि बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। तो सीमेंट के जमने के दौरान जो है सीमेंट का जलयोजन होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सीमेंट का जमना जो होता है यह उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, यह सीमेंट के जमने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है नियॉन का बोरबेरी नियम के अनुसार जो है सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बोरबेरी नियम के अनुसार नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह 2 और 8 हो जाएगा, या 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए 37 नंबर में है कि बारूद में गंधक की उपस्थिति। तो बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है यह ज्वलन ताप को घटाती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो डायनामाइट होता है यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी या बुरादे या कील, उसको बोलते हैं कि जलगर में अवशोषित करके बनाया जाता है। और आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होता है इसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। सबसे पहले है गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन क्या किया था? प्रोटॉन का खोज किया था, इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। आंसर जो हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा सिनेबार, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HGS होता है, HGS होता है या सिनेबार का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है मैलेकाइट है। तो मैलेकाइट जो होता है यह कॉपर का अयस्क होता है। जो मैलेकाइट होता है इसका फॉर्मूला होता है Cu2CO3OH का होल 2। यह मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है जो कि कॉपर का अयस्क होता है। उसके बाद होता है गिब्साइट। तो गिब्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसका फॉर्मूला होता है AlOH का होल 3 होता है, यह गिब्साइट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद होता है क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट जो है ये सोडियम एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसमें पाया जाता है या सोडियम पाया जाता है Na2, उसके बाद Al होता है F6 होता है, इसी को हम लोग क्रायोलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पीत की भूमिका, तो यह क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है कि पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो पौधों में जो लचीलापन होता है यह होता है कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोलेनकाइमा जो होता है एक विशिष्ट सरल अस्थायी ऊतक होता है
जो पौधे को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। और यह ऊतक जो है जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसके दीवारों पर सेल्यूलोज, उसके बाद पेक्टिन और हेमिसेल्यूलोज की असमान मोटाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। यह पहला ही सही दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें मिलान करना है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे विषैली मछली, तो सबसे विषैली मछली क्या हो जाएगा, स्टोन मीन। देखिए स्टोन मीन जो होता है सबसे विषैली मछली होता है। उसके बाद सबसे बड़ा विषाणु क्या होता है, पॉक्स होता है। सबसे ऊंचा स्तनपायी यह होता है जिराफ। और सबसे छोटा जंतु जो होता है यह होता है अमीबा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3, पहले हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 4, 1। 3, 2, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है 3, 2, 4, 1, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो ये होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है यह पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है और यह पत्तियों के विलगन से मुख्य भूमिका निभाता है और यह पुष्पन में भी बाधक होता है। और एक होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है यह जीर्णता को रोकता है। और एक होता है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन जो होता है, ऑक्सीन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करता है। और एक उसके बाद होता है एक ऑक्सीन, यह खरपतवारनाशी भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है। देखिए सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है, फीमर होता है। उसके बाद है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यह लीवर होता है, यकृत। सबसे छोटी पेशी यह होता है एस्टिपीडियस होता है, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी हड्डी, तो यह हो जाएगा स्टेपीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में कोशिका अंगक का नाम दिया हुआ है और उसके बाद उसका सूची 2 में प्रकार्य दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी का निर्माण करता है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और लाइसोसोम जो होता है अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 3 जो है 4, 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा जो है भारतों में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। तो हो जाएगा डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक जो होता है यही उत्तरदायी हो जाएगा। यह मवेशियों को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा है जिसको खाने से गिद्धों की संख्या में कमी आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए 48 नंबर में है कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया हुआ है। पहला है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो कि सही है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, यह भी सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप होता है, यह भी सही है। हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। देखिए कार्बन के अपरूप में कार्बन शुद्ध पदार्थों के विभिन्न निर्धारित संरचनाओं को संदर्भित करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु विशिष्ट तरीकों से बंधे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीरा के बाद जो है ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ है, यह नहीं होगा। जो कार्बन जो है यह हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन जैसे अपरूप को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे हीरा के बाद कठोरतम पदार्थ यह ग्रेफाइट नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है उपयुक्त पूरा स्थलों में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इसे यानी गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले है महागढ़ा। तो महागढ़ा जो है यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में है अवस्थित है और इस स्थल से चावल और मवेशी यानी मिट्टी पर खुरों के निशान के रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका मिलान जो दिया हुआ है यह सही दिया हुआ है। उसके बाद बुर्जहोम जो कश्मीर में है, यहाँ से गेहूं और दलहन कुत्ते मवेशी भेड़ भैंस बकरी के साक्ष्य मिले हैं। तो यह बुर्जहोम जो जाएगा कश्मीर में, यह भी सही दिया हुआ है। देखिए उसके बाद है हल्लूर जो है कर्नाटक में स्थित है लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद
पयमपल्ली। तो पयमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में है, यह भी गलत दिया हुआ है, यह तेलंगाना लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो है 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 और 4 जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है। तो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में सातवाहन वंश को जाना जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था, जिसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र के नाम से के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। तो आर्यों ने यह देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की थी, ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं दिया हुआ है। पहला है, अशोक की राजज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है, जो कि सही है, और अधिकांश राजज्ञाएं खरोष्ठी भाषा में लिखी गई है, खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। यह दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो बोला गया इसमें सही नहीं है, गलत को चूज करना है। सबसे पहले है, हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे, जो कि सही है, और गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, यह गलत है। गुप्त नरेश जो है यह विष्णु के उपासक थे, ऑप्शन जो बी दिया हुआ गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग जो है या किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था उसके लिए होता था, और किसी क्षेत्र के अस्थायी सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करते थे उसके लिए भी होता था। तो हो जाएगा ऑप्शन दोनों के लिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। रचना दिया हुआ है और उसका रचनाकार का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे विक्रमांक चरित, तो विक्रमांक चरित के लेखक कौन हो जाएगा, विल्हन हो जाएगा। तो यहाँ पे सामने नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, तो यह पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। यह कलहन लिखा हुआ है, यह गलत है। राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन है, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, यह सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यही सही दिया हुआ है। कथा सरित सागर जो है, कथा सरित सागर यह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे सूरदास लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में अंतिम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58 है, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। पहला है, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि सही दिया हुआ है, और इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, यह भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था। तो लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है यह 16 अगस्त 1946 को मनाने का यह आह्वान किया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद जो है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया, और इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे, और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैली हुई थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। तो जजिया कर को यह जहांदार शाह के शासनकाल में समाप्त किया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो जहांदार शाह है यह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और उसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1 साल से कुछ अधिक समय बाद ही जहांदार शाह को गद्दी से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिए गलत को चूज करना है। पहले है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, यह सही है।
और इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे। यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के लिए खिलाफ चलाया गया था। यह भी सही है। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिमों के बीच पुनः दूरी बढ़ी थी। यह उल्टा दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो युग्म जो है सही सुमेलित है? तो देखिए सही सुमेलित पूछा गया है तो सबसे पहले है उत्तर पश्चिम विस्तार जो है अरावली पर्वत यह हो जाएगा। उसके बाद पूर्वी विस्तार जो है मेघालय पठार हो जाएगा। दक्षिणी विस्तार जो है यह कार्डेमम की पहाड़ी तक हो जाएगा। यह भी सही दिया हुआ है। और उसके बाद है पश्चिमी विस्तार यह नल्ला मलाई रेंज हो जाएगा जो कि गलत दिया हुआ है। जो नल्ला मलाई रेंज जो है यह पठार के पूर्वी घाट में स्थित है तो यह गलत दिया हुआ है। यहाँ पे पश्चिमी विस्तार लिखा हुआ है तो ऑप्शन 4 गलत है। तो बाकी 1 2 3 जो है सही दिए हुए हैं। तो कूट इसमें कूट दिया है, कूट देख लेते हैं हम लोग। कूट में दिया हुआ है 1 2 3 सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें भी गलत को चूज करना है। पहला है हिमाचल जो है हिमालय और शिवालिक के मध्य महत्वपूर्ण स्थल दून है। उसके बाद बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। यह गलत दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को यहाँ पे द्वार नहीं क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। तो यहाँ पे द्वार लिखा हुआ है। ऑप्शन सी जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी होती है? मसान है, बलोर है, धनौती है। यहाँ पे मसान लिखा हुआ है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है बागमती। बागमती की सहायक नदी लालबकिया है, लखनदेई है। तो यहाँ पे लखनदेई है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। कोसी की सहायक नदी क्या होती है? अरुण होती है, तमोर होती है, दूध कोसी, इंद्रावती, सोन कोसी। तो कोसी का क्या है? इंद्रावती हो जाएगा, इसका मिलान 2 हो जाएगा। महानंदा का जो सहायक नदी है मेची है, बालासन है, कंकई है, कालिंदी है। तो यहाँ पे मेची का नाम है तो यहाँ पे मेची इसका मिलान हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तो वायु दाब में अचानक कमी आना या तूफान आने का सूचक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वायु दाब जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने का सूचक होता है। ठीक है। उसके बाद वायु दाब धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ और सुहावना होता है। और वायु दाब को असामान्य अर्थों में मतलब उस घटना को क्या समझा जाता है? जब धरातल या सागर तल पर क्षेत्रफल की इकाई का ऊपर स्थिर अवमंडलीय परतों में पड़ने वाले भार से होता है। और धरती के धरातल की अपेक्षा सागर तल पर अधिक दाब जो होता है अधिक होता है। जब अचानक कमी आ गया तो क्या हो जाएगा? आंधी और तूफान आने का संकेत होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट है? तो सबसे चौड़ी महासागरीय मग्न तट जो है यह आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं के फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें गलत को चूज करना है। पहला है गेहूं की खेती के लिए वार्षिक वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए, जो कि सही है। और गेहूं जो है मुख्यतः खरीफ फसल के, यह गलत दिया हुआ है। देखिए यह रबी का फसल होता है, यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मसाई जनजाति जो है यह पूर्वी अफ्रीका की निवासी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि अर्धगुच्छित बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो अर्धगुच्छित बस्तियां जो है यह व्यापक रूप से कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात के मैदान और राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा जिला हो जाएगा? भौगोलिक दृष्टि से पूछा है तो क्या हो जाएगा? कच्छ का जिला हो जाएगा। कच्छ जिला जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए लेह जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है और इसका क्षेत्रफल जो है 45,110 वर्ग किलोमीटर है। और लेह का कुछ भाग जो है पाकिस्तान के और चीन के कब्जे में भी है। लेकिन और भारत का सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा या माहे जिला हो जाएगा, जो कि पुडुचेरी का है। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है लैगून झील है। तो लैगून झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील लैगून झील है। उसके बाद वुलर झील नहीं है, वुलर झील तो क्रेटर वाला है। उसके बाद पुलिकट झील जो है यह लैगून झील है। वेमनाड झील जो जाएगा यह भी लैगून झील हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 जो हो जाएगा ऑप्शन डी यह लैगून झील हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाना घास के मैदान जो है पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो बांग्लादेश से कौन से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल जुड़ा है, असम जुड़ा है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यह सभी जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मरमरा सागर जोड़ता है। तो मरमरा सागर जो है यह अजियन सागर और काला सागर को जोड़ता है। ऑप्शन हमारा सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मरमरा सागर तुर्की में एक अंतर्देशीय समुद्र है और यह तुर्की के एशियाई और यूरोपीय क्षेत्र को अलग करता है। जैसे बेरिंग जल डमरूमध्य जो है आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद जो है डोबर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है कि केरल के कलपक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह क्या हो जाएगा, एंजीडा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है कीमत सिद्धांत को कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है, बाजार की तरलता जो है लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि भारत के सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी की अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी अवधारणा को लागू किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है यह वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो सीमा शुल्क होता है यह प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, यह आयकर में आता है। जीएसटी जो है निगम कर है, यह अप्रत्यक्ष कर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा यह सीमा शुल्क होता है और जीएसटी होता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है यह भी अप्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या होता है, आयकर होता है, निगम कर होता है, उपहार कर होता है, व्यय कर और संपत्ति कर, यह सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी, यह 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 82 नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा इसे हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि डिस्क थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो डिस्क थ्रो जो है यह एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कृष्णा पुनिया जो है यह भारतीय डिस्क थ्रोअर खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे कि कृष्णा पुनिया का संबंध किससे है, डिस्क थ्रोअर से है। नेक्स्ट है रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है यह संबंधित रही हैं भरतनाट्यम से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1956 में ही इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी नामित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जो है का प्रतिशत है। तो सबसे ज्यादा जो है एससी का प्रतिशत कहाँ पे है, पंजाब में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ होता है मुसीबत आना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समास का विलोम शब्द क्या है। तो समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है, यानी गलत वाक्य कौन सा हो जाएगा।
तो विष्णु के अनेकों नाम है, यही जो हो जाएगा गलत दिया हुआ है, विष्णु के अनेक नाम हो जाएंगे, ये गलत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, पैसिव में चूज करना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, तो इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर रिलेशनशिप इज क्वाइट, यहाँ पे कॉर्डियल ब्लैक में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा वार्म हो जाएगा, क्वाइट वार्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, खुशनुमा और मैत्रीपूर्ण होता है, तो यहाँ पे वार्म का मतलब मैत्रीपूर्ण ही होता है, स्नेह में मन भावना होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली थी। तो यह हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार जो है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया था। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पर उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। तो बिहार के द्वारा जो है 1981 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। राइजिंग एयर टेम्परेचर्स अफेक्ट द फिजिकल नेचर ऑफ आवर ओशियन, यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, तो 95 में दिया हुआ है कि यहाँ पे ए का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, बी का अर्थ प्लस होता है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए 18 यहाँ पे बी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे बी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा भाग, यहाँ पे बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे ये भागा दिया हुआ है, ठीक है, प्लस नहीं है, तो बी का ये 18 भागा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा, सी का मतलब प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, उसके बाद ए का मतलब माइनस होता है तो यह 12 हो जाएगा, और उसके बाद डी का मतलब गुना होता है तो यह गुना 2 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। यदि किसी आयत का विकर्ण जो है और परिमाप क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, तो परिमाप जो होता है यह होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो एल प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा, एल प्लस बी निकल जाएगा, यहाँ से एल प्लस बी जो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। देखिए तो लिख देता हूँ एल प्लस बी हो जाएगा हम लोग का, यह पता चल गया कि 12 हो जाएगा। उसके बाद विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर जो है यह चलाएगा इधर से लेफ्ट में चलाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हमारा जो एल निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो एल और बी निकलेगा। देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या उसके बाद 64 हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 144 हो जाएगा, 144 में से 64 चला जाएगा तो 144 में से 64 जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, तो यानी एल बी जो निकलेगा हमारा, यहाँ से एल बी निकल जाएगा कितना 40 निकल जाएगा। तो पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई एल बी होता है, तो यहाँ पे एल बी ऑलरेडी निकल गया है 40, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या होगी। देखिए तो मान लेंगे टनल की जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। तो समय क्या होता है, समय जो होता है यह दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है 50 सेकंड, तो 50 सेकंड जो हो जाएगा 50 सेकंड में क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, x जो हमारा हो जाएगा टनल का हो जाएगा लंबाई, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा
यह हो जाएगा 72, इसको चेंज करेंगे जब तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 150 प्लस x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा करने पे 18 ऊपर चला आएगा। उसके बाद 72 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू या 8 9 72, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 18 चौका 72 हो जाएगा, 18 चौका 72 हो जाएगा, 4 5 20, यहाँ पे 50 गुना 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 150 प्लस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, 1000 में से 150 चला जाएगा, 850 मीटर आ जाएगा। तो 850 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 850 मीटर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी माँ का केवल एक नाती है, उसकी जिसकी माँ मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। उस फोटो वाली महिला का रवि से क्या संबंध है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रवि ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ का केवल एक नाती है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा माँ, तो माँ को लिखेंगे या 1 मिनट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। पहले नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। तो महिला हो जाएगा और महिला का पुत्र हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, महिला का पुत्र हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पत्नी क्या कौन हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और पुत्र हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। और नाती बोला गया है, तो इसका नाती जो हो जाएगा यह माइनस यानी इसका नाती हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है कि तस्वीर वाली महिला रवि की कौन है, तो रवि की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 304.5 रुपये है, और समान अवधि के लिए जो है साधारण ब्याज जो है 290 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या है। देखिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यह है 304.5 रुपये, और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, 290 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 14.5 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 14.5 रुपये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो हो जाएगा, 1 वर्षों के लिए 290/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 145 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि प्रति वर्ष ब्याज का दर, प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या हो जाएगा, या डिफरेंस जो दिया यही हो जाएगा 14.5/145, ठीक है, गुना 100% हो जाएगा। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे 10% हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0 के बाद 2 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 36 दिया हुआ है, फिर 80, फिर 150 दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्या किया है, 0 का क्यू है प्लस 0 का क्यू है, दोनों का क्यू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जो पहले दिया हुआ है। उसके बाद 2 जो है यह लिखा गया है, तो उसके बाद दूसरे नंबर क्या है, 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पहले स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यू, यह मिलकर क्या हो गया है, 2 हो गया, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस जो है 2 का क्यू, तो यह क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 का क्यू 8 हो गया, और यह 4 12 हो गया, तो यह 12। देखिए, तीसरे नंबर 12 है। इसी तरह जो है 36 ले आगे भी करेंगे, तो लास्ट में जो है 150 जो है, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 वाला हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यू, तो यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36, और 3 36 का 18, 3 21 216, यानी 6 का क्यू जो हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 6 का 36 हो जाएगा। तो फिर इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 252 हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 252 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।